Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the social science half yearly examinations for class 6. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 60 मार्क्स का होगा और साथ में टाइम जो रहेगा वो 2 hours 30 minutes का रहेगा। और एक ख़ास चीज़ है कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बनाया है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी में भी बनाइए, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। ठीक है, तो आपका जो टाइम रहेगा वो 2 hours 30 minutes का रहेगा। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं और सभी क्वेश्चंस के सामने उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। ओके, और जो आंसर्स हैं आंसर दी गिवन इन दी गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दी हुई है उसी में ही आपको आंसर्स देने हैं सभी क्वेश्चंस के। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में MCQs हैं 1 2 3 4 5 6, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 10 MCQs दिए हुए होंगे यहाँ तक। फिर सेक्शन बी आ जाएगा। ट्रू फॉल्स हैं, 5 मार्क्स के ट्रू फॉल्स हैं, 1 मार्क्स के पाँचों हैं। देन सेक्शन सी है, यहाँ पे मैचिंग्स करने हैं, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। देन सेक्शन डी, इसमें यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 मार्क्स के ही रहेंगे। सेक्शन ई है, शॉर्ट आंसर देने हैं यहाँ पर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, 5 के 5 क्वेश्चन ये रहे यहाँ पे। और देन लास्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों के ही आंसर देने हैं, 3 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए चैप्टर पढ़ना बोल रही हूँ, पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले सेक्शन जी भी रहेगा और सेक्शन एच भी रहेगा। सेक्शन जी में केस स्टडी है और सेक्शन एच में मैप वर्क है। उससे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है क्वेश्चन पेपर को देख के कि कितना बड़ा है या फिर ये नहीं आता या ये आता है। ठीक है, इस तरह से ओवर थॉट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सबसे अच्छे से आता है आपको उससे स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन पेपर को। एक बार ओवरव्यू लेके फिर आपको जो सबसे अच्छे से आता है उससे करना स्टार्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है आपने बहुत सारा टाइम उसी पे लगा दिया। ठीक है, आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए भी टाइम रखना है और फिर लास्ट में 10 मिनट्स आपके पास रिवीजन के लिए ज़रूर होने चाहिए और साथ में हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन से MCQs दिए हुए हैं। विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इंटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे जैसे ये हमारी अर्थ है तो नॉर्थ हमारा होता है यहाँ पे और साउथ होता है यहाँ पे, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांट रही है? जो बीचों बीच रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पे इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। भू के मध्य से होके जो रेखा जाती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा होता है? तो कौन सा है? ये तो स्टैटिक जीके है, दैट इज पैसिफिक, प्रशांत महासागर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री? तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर टूल्स, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ या फिर औजार, इनमें से आपको बताना है कि क्या है। तो देखो सिक्के या फिर ये जो पांडुलिपि वगैरह हैं, औजार वगैरह हैं, ये सब बाद में लिखे हैं। उससे पहले सबसे पहले हमारे पास क्या मिला था? हमें इंस्क्रिप्शंस मिले थे, अभिलेख मिले थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? इंडिया और कंट्री, भारत और लैंड, इंडिया दैट इज़ भारत, या फिर भारत और नेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज़ भारत। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, संयुक्त परिवार किसका उदाहरण होता है? कम्युनिटी का, गवर्नेंस का, हिस्ट्री का या फिर इकोनॉमी का, समुदाय, शासन, इतिहास या अर्थव्यवस्था। तो देखो संयुक्त परिवार किसको बोलते हैं? पूरी कम्युनिटी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुदाय। देन नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्कस्ड अंडर ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1, ग्राम स्तर का शासन। बिल्कुल ग्रास रूट डेमोक्रेसी मतलब बिल्कुल ग्रास, देखो बिल्कुल ज़मीन पे लगती है ना, बिल्कुल नीचे छोटी छोटी सी, तो ग्रास रूट किसको कहते हैं? बिल्कुल विलेज के लेवल पे जो ये गवर्नमेंट होती है हमारी वो कौन सी कहलाती है? तो पार्लियामेंट, पंचायत, नगर पालिका या फिर राज्यसभा। तो देखो बिल्कुल गाँवों में क्या होता है? पंचायत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अशोका पिलर इज अ सोर्स ऑफ, अशोक स्तंभ किसके स्रोत होते हैं? उनसे हमें क्या पता चलता है? जियोग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, फिर सोसाइटी के बारे में।
भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास या समाज। तो इससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। हिस्ट्री इज द आंसर। द नेक्स्ट इज विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। कौन सा द्वीप है जिसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है। आइलैंड किसको बोलते हैं? एक ऐसी ज़मीन, ऐसा एरिया जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है और बीच में जो उठा हुआ होगा उसको आइलैंड बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है या फिर कौन सा कॉन्टिनेंट है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, ये यहाँ पे इसके ऊपर ये पेज आ गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। वर्क डन फॉर इकोनॉमी मनी अर्निंग मनी इज कॉल्ड। ऐसा काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि, है ना। और लास्ट है, भारत का उत्तरीतम विच इज द नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे नॉर्थ स्टेट जो है वो कौन सा है? तो देखो इंडिया में सबसे ऊपर यहाँ पर कौन सा स्टेट है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नाउ सेक्शन बी, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। द इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इंटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है, अभी हमने आंसर दिया था। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, तो सही है। इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया पूरी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी पश्चिमी गोलार्ध में है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि देखो जब हम अर्थ में देखते हैं और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इंडिया यहाँ पे आता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये इंडिया का होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है? एक तो नॉर्थ है और एक इधर की तरफ ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आता है भारत, वेस्ट में नहीं आता है। देन नेक्स्ट इज ओशंस कवर अ लार्ज एरिया ऑफ अर्थ देन कॉन्टिनेंट्स। महासागर पृथ्वी के महाद्वीप से ज़्यादा क्षेत्रफल घेरते हैं, तो ये सही है। ठीक है, थोड़े से हिस्से पे ही ज़मीन है, लैंड है, बाकी हिस्से पर पानी है, तो 70% से ज़्यादा पानी है ना। देन नेक्स्ट इज टाइमलाइन इज़ अ वे टू शो हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। काल रेखा ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में दिखाने का एक तरीका है, दैट इज़ ट्रू, सही है। ग्राम सभा इज़ द फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ग्राम सभा ग्रास रूट डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, ये भी सही है। ठीक है, ग्राम सभा नाम से ही पता चल रहा है कि गाँवों की सभा होती है। देन यहाँ पे है मैचिंग्स करने हैं। सेक्शन सी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पैसिफिक ओशन, टाइमलाइन, अशोका द ग्रेट एंड लोकसभा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, तो ये इससे मैच हो जाएगा। पैसिफिक ओशन क्या है? लार्जेस्ट ओशन है, सबसे बड़ा महासागर है। देन टाइमलाइन क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होती है। ओके, कालानुक्रमिक क्रम होता है। अशोका द ग्रेट इज द एंशियंट इंडियन एम्परर, प्राचीन भारतीय सम्राट। लोकसभा क्या होती है? एक ही रह गया, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ये इससे मैच हो जाएगा। नाउ सेक्शन डी है, वेरी शॉर्ट आंसर्स देने हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड क्या होता है या फिर देशांतर रेखा क्या होता है? नेम एनी 2 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 2 कॉन्टिनेंट के नाम लिखने हैं, यानी महाद्वीपों के नाम लिखने हैं। विच सोर्स टेल अस अबाउट एंशियंट कॉइन्स। कौन से सोर्स से हमें पुराने सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है? हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? व्हाट डू वी कॉल पीपल लिविंग टुगेदर विद म्यूचुअल सपोर्ट इन अ ग्रुप। आपस में सपोर्ट करके समूह में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूड क्या है? देशांतर रेखा क्या होती है? लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। ठीक है, देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव नीचे तक जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 महाद्वीपों के नाम लिखने हैं। 2 कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड इज एशिया एंड अफ्रीका। फिर है प्राचीन सिक्कों की जानकारी या फिर एंशिएंट कॉइन्स की जानकारी के लिए क्या सोर्स है? तो इसका हो जाएगा कॉइन्स आर स्टडीड थ्रू इंस्क्रिप्शंस। हमें अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। सिक्कों की जानकारी किससे मिलती है? अभिलेखों से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? दैट इज सरपंच। सरपंच करते हैं ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल पीपल लिविंग टुगेदर विद म्यूचुअल सपोर्ट इन अ ग्रुप। आपस में सहयोग करके ग्रुप में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कम्युनिटी। ओके, जॉइंट फैमिली भी एक कम्युनिटी होती है या फिर समुदाय। यहाँ पे अब शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ गए हैं, शॉर्ट आंसर्स पे। महाद्वीप और महासागर में 2 डिफरेंसेस बताने हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन में।
देन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग, सामुदायिक जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मेंट बाय इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत से आप क्या समझते हैं। राइट 2 फंक्शंस ऑफ पंचायत, पंचायत के 2 काम लिखने हैं। व्हाई इज वर्क वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए काम करना क्यों ज़रूरी होता है। तो आंसर देखते हैं एक एक करके। पहला है 2 अंतर लिखने हैं महाद्वीप और महासागर में। तो डिफरेंस क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज लैंड मास होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है, धरती से ढका हुआ है ना, पानी नहीं होता है वहाँ पे। और ओशन जो होता है वो लार्ज वाटर बॉडी होती है, ठीक है। महाद्वीप बड़ा भूभाग होता है और महासागर बहुत बड़ा जल क्षेत्र होता है। देन नेक्स्ट इज सामुदायिक जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए, कम्युनिटी लिविंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग। पीपल हेल्प ईच अदर इन नीड, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्रमोट्स यूनिटी एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे की के साथ कोऑपरेट करते हैं कामों में, ठीक है। एंश्योर सेफ्टी एंड डेवलपमेंट, और सुरक्षा और डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, विकास होता है एरिया का। तो हिंदी में भी लिखेंगे सामुदायिक जीवन का महत्व क्या होता है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एकता और सहयोग बढ़ता है और सुरक्षा और विकास होता है किसी कम्युनिटी में रहने से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मेंट बाय इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत से आप क्या समझते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत मीन्स बोथ इंडिया एंड भारत आर ऑफिशियल नेम्स ऑफ आवर कंट्री, कि इंडिया और भारत हमारे देश के ऑफिशियल नाम हैं, ठीक है, आधिकारिक नाम है। नेक्स्ट है पंचायत के 2 कार्य लिखने हैं। 2 फंक्शंस ऑफ पंचायत क्या होते हैं, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखना, और सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, विवादों को सुलझाना, ये लिखा है, सफाई बनाए रखना और विवाद सुलझाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ वर्क वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग, लोगों को काम करना क्यों ज़रूरी है। वर्क इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स लिवलीहुड, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिपेंडेंस, काम करना ज़रूरी है क्योंकि यह जीविका, सम्मान और आत्मनिर्भरता देता है। अब सेक्शन एफ पे आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाई इज़ अर्थ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट यानी अद्वितीय ग्रह जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ऐसा ग्रह क्यों माना जाता है। एक्सप्लेन विद 3 रीजंस, 3 कारणों सहित समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं पहले। तो यहाँ पे है व्हाई इज़ अर्थ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, क्योंकि अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। ओके, इट हैज़ एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स ब्रीदिंग, और इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है इसके एटमॉस्फेयर में जिससे हम सांस ले पाते हैं। इट हैज़ अबंडेंट वाटर इन लिक्विड फॉर्म, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, यहाँ पे बहुत सारा पानी भी है जो लिक्विड की फॉर्म में है ना, पानी 3 फॉर्म्स में होता है। द टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, और यहाँ का टेम्परेचर भी मॉडरेट है, ना ही तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। द प्रेजेंस ऑफ सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक्स इट अ लिविंग प्लैनेट, और यहाँ पे मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवरों की वजह से ये एक लिविंग प्लैनेट बन जाता है। दस अर्थ इज़ अ यूनिक अमंग ऑल प्लैनेट्स, और इसी वजह से अर्थ बाकी प्लैनेट्स से यूनिक है क्योंकि बाकी के प्लैनेट्स पे ये वाली क्वालिटीज़ नहीं मिलती हैं। ओके, इनमें से कोई भी क्वालिटीज़ नहीं होती है। इसे हिंदी में देखते हैं, पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों माना जाता है। इसकी वजह है क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है, इसमें ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है, यानी हमारे जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन मिलती है। ओके, इसमें नदियाँ, झीलें, महासागर जल के रूप में हैं। यहाँ का तापमान जीवन के अनुकूल है, ना ही तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। मिट्टी, पौधे और जीव जंतु जीवन को संभव बनाते हैं, इसलिए पृथ्वी अद्वितीय ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ टाइमलाइन हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री विद एग्जाम्पल्स, इतिहास के अध्ययन में जो टाइमलाइन है, काल रेखा होती है, वो कैसे हेल्पफुल होती है, एग्जाम्पल देकर बताना है। तो टाइमलाइन शोज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइमलाइन से जो हमें इवेंट्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स, कब कौन सा राजा आया, कब क्या हुआ, कब कौन सी चीज़ें लिखी गई, वो सभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता चलती हैं। इट मेक्स इट ईजी टू कंपेयर इवेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, और इसकी वजह से अलग अलग पीरियड्स के इवेंट्स को कंपेयर करने में ईजी रहती है ना, काफ़ी मदद मिलती है। हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन इवेंट्स, और ये हमें समझने में मदद करती है कि जो 2 इवेंट्स हुए थे उनके बीच में कोई किसी तरह का कनेक्शन है या फिर एक दूसरे पे इनका इफेक्ट कुछ हुआ है या नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो 2500 BCE का उसका डेट है, और बर्थ ऑफ बुद्धा जो है वो 563 BCE है, और मौर्यन एम्पायर जो है वो 3rd सेंचुरी BCE है।
ओके तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुद्धा और मौर्यन एम्पायर में 200 ईयर्स का अंतर है ना। विदाउट टाइमलाइन हिस्ट्री वुड लुक लाइक अ रैंडम स्टोरीज, और अगर टाइमलाइन नहीं होगी तो हिस्ट्री तो बिल्कुल एक रैंडम स्टोरीज़ की तरह बन जाएगी कि अभी अभी बता दो कि कौवा प्यासा था, यहाँ पे बता दो लोमड़ी को अंगूर दिखे और उससे वो अंगूर नहीं मिले तो वो खट्टे हो गए। इनका कोई क्रम नहीं पड़ेगा, है ना। जबकि अगर कोई भी चीज़ सीरीज़ में लगा दी जाती है 1 2 3 4 5 तो वो स्पेसिफिक बन जाती है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं काल रेखा इतिहास के अध्ययन में कैसे सहायक है। तो काल रेखा घटनाओं को कालानुक्रम में दिखाती है, एक ऑर्डर में दिखाती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार काल की घटनाओं की तुलना करना आसान होता है और कारण और परिणाम को समझने में मदद करती है कि कोई चीज़ क्यों हुई और हुई तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, है ना, उसके परिणाम क्या रहे। जैसे हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कालरेखा के बिना इतिहास बिखरी हुई कहानियों जैसा लगेगा। इस प्रकार कालरेखा इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन कराती है, ठीक है। कालरेखा से ही देखो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 युग होते हैं, है ना। पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो ये कालरेखा से ही हमें पता चला कि सबसे पहले राम जी, त्रेता युग में राम जी आए, फिर उसके बाद कृष्णा जी आए, है ना। तो अगर कालरेखा नहीं होती तो हम किसी को भी कहीं पे भी सोच सकते थे। कालरेखा से ही तो हमें थोड़ा पता चला। व्हाट इज़ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है? बिल्कुल जड़ वाली डेमोक्रेसी, है ना। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे होती है हमारी पार्लियामेंट, ओके। और ये होती है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, बिल्कुल निचले लेवल की, सबसे निचले जो लेवल की डेमोक्रेसी होती है, जैसे पंचायत, ग्राम सभा, है ना, ग्राम समिति, ये सभी चीज़ें। और इसकी जो इम्पोर्टेंस बतानी है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्राम सभा इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, ओके। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी एट द विलेज लेवल। गाँव के स्तर पर जो डेमोक्रेसी होती है उसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं। पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोग बिल्कुल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं सभी तरह की डिसीजन मेकिंग में। ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज। और ग्राम सभा में गाँव के सभी अडल्ट उसके मेंबर होते हैं, ओके। इट अप्रूव्स प्लान्स मेड बाय द पंचायत। और पंचायत जो प्लान्स बनाती है ग्राम सभा उसको अप्रूव करती है। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी एंड पीपल्स वॉइस इन गवर्नेंस। और इस तरह से लोगों की जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट में एक मुख्य भूमिका निभा देती है, तो दस ग्राम सभा इज़ द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन विलेजेस। और इस तरह से ग्राम सभा एक बैकबोन की तरह काम करती है। हिंदी में देखते हैं जमीनी लोकतंत्र और ग्राम सभा की भूमिका। पहले देखते हैं क्या होता है ज़मीनी लोकतंत्र का अर्थ होता है गांव के स्तर का लोकतंत्र, ओके। इसमें लोग सीधे निर्णयों में भाग लेते हैं और गांव के सभी वयस्क लोग जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये पंचायत की योजनाओं को मंजूरी देते हैं, उनको अप्रूव करते हैं कि ये पंचायत की योजनाएं हैं, इनको हम अप्रूव करेंगे तो ये लगेंगी लेवल पे, वरना तो नहीं अप्लाई होंगी। यह पारदर्शिता और समानता को सुनिश्चित करता है, इसलिए ग्राम सभा गाँव में लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अब सेक्शन जी पे आते हैं। यहाँ पे केस बेस्ड स्टडीज़ हैं, 2 दी हुई हैं और 6-6 मार्क्स की दोनों हैं। फर्स्ट है द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स इट इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और फिर जो प्राइम मेरिडियन होती है ये होती है प्राइम मेरिडियन, ये इसे ईस्ट और वेस्ट में बांट देती है। इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनके आधार पे बताना है व्हाट इज़ एन इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? तो एन इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। बिल्कुल ये आंसर है। चलिए देखते हैं, है ना। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ एन इक्वेटर? द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइडेड अर्थ इनटू इक्वल नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो भूमध्य रेखा क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हेमिस्फीयर क्रिएटेड बाय प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से कौन से हेमिस्फीयर्स बनते हैं? तो यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कौन कौन से हैं? द प्राइम मेरिडियन क्रिएट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्रधान मध्याह्न से कौन कौन से गोलार्ध बनते हैं? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है? विच लाइन पास थ्रू ग्रीनविच इन लंदन?
तो ये कौन सी है, प्राइम मेरिडियन, दैट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। ओके, तो इसको ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। केस स्टडी नंबर 2 है, द ग्राम सभा इज़ द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ग्राम सभा पंचायती राज सिस्टम की बिल्कुल फाउंडेशन होती है, नींव होती है। इट इंक्लूड्स ऑल अडल्ट मेंबर ऑफ अ विलेज, इसमें गांव के सभी वयस्क लोग होते हैं। इट मीट्स टू डिस्कस एंड अप्रूव द वर्क डन बाय पंचायत, और ये पंचायत के द्वारा किए हुए कामों को अप्रूव और उन्हें डिस्कस करने के काम होती है। तो व्हाट इज़ ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है, इस केस स्टडी के बेस पे हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ग्राम सभा इज़ द जनरल असेंबली ऑफ ऑल अडल्ट विलेजर्स, यानी ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क नागरिकों की एक सामान्य सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, ऑल अडल्ट मेंबर ऑफ द विलेज कौन होते हैं, इट्स मेंबर्स आर ऑल अडल्ट, अडल्ट किसे बोलते हैं, 18+ जितने भी लोग होते हैं उनको बोलते हैं अडल्ट, ठीक है। 18+ यानी 18 साल के और उससे ज़्यादा वाले जितने भी होते हैं वो सभी एडल्ट लोग कहलाते हैं। तो इट्स मेंबर आर ऑल एडल्ट 18 ईयर्स एंड अबव ऑफ द विलेज, इसके सदस्य गांव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्क नागरिक होते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन इज मेंशन वन फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का कोई एक काम बताइए। तो ये क्या करती है, डिस्कस एंड अप्रूव द वर्क डन बाय द पंचायत। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन, इट अप्रूव्स द बजट एंड वर्क ऑफ पंचायत एंड रेजेस लोकल इश्यूज। इसके क्या काम होते हैं, पंचायत के बजट और उसके कामों को मंजूरी देना और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करना। इसके बाद सेक्शन H है, यहाँ पे मैप वर्क है, मानचित्र का कार्य करना है। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग, भारत का राजनीतिक मानचित्र पे इनको दिखाना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, अरेबियन सी को, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया और इंडियन ओशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है। तो मैप देखो, पहले है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो अंडमान निकोबार आइलैंड इस एरिया पे है, ये यहाँ पर है, ये वाला जो एरिया होगा हमारा ये होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है अरेबियन सी, अरेबियन सी किधर है, इस जगह पे आता है अरेबियन सी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी वाला, अरेबियन सी यहाँ पे लिखेंगे आप, अरब सागर, ओके। फिर है दिल्ली सी, कैपिटल ऑफ इंडिया, देखो कैपिटल ऑफ इंडिया है यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर जहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया है, तो ये हो जाएगी सी वाला, कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाएगा यहाँ पे। और डी है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन कहाँ है, यहाँ पे इंडिया का ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पे है इंडियन ओशन, ओके। तो ये हो जाएगा डी वाला, ओके। इसके साथ ये यहाँ पे पूरा का पूरा मैप कंप्लीट हो जाएगा। So with this we are done with this question paper. I hope you like this video. If you like this video, please like and share this video and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.